नमस्कार, सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में स्थित कलवारी गांव में। ये जीनोम सेंटर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूं। जीनोम क्या कुछ है, जीनोम से संबंधित क्या कुछ कार्य हो रहे हैं जनपद जौनपुर के इस रिसर्च सेंटर में, इससे जुड़ी सभी जानकारियों को हम अनलॉक करेंगे। यहाँ जानेंगे कि आखिर ये जो जीनोम सेंटर है, जीनोम फाउंडेशन केंद्र कलवारी, क्या कुछ कार्य जो है ये जीनोम स्तर पर चल रहा है और जीनोम क्या है, ये पूरी जानकारी हम अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। आइए मिलाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारी मौजूदगी इस समय जीनोम सेंटर कलवारी में है, तो सबसे पहले जीनोम सेंटर में हमारी मुलाकात डॉक्टर आशीष जी से हो रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जीनोम केंद्र सबसे पहले कब बना यहाँ पर, और जीनोम केंद्र बनाने का उद्देश्य क्या रहा, और क्या कुछ चीजें इससे जो है समाज को मिलने वाली हैं आगामी समय में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे सर्चनामा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बेसिकली आपको जीनोम और इससे जुड़ी जो भी हमारे लैब का अभी तक क्रियाकलाप है, सारा हम आपको डिटेल में बताते हैं। क्यों बना, कैसे बना, कौन बनाया। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। आपको जैसे पता होगा, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पद्मश्री डॉक्टर लालजी सिंह, ये उन्हीं का गांव है। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ एक कॉलेज और ये जीनोम फाउंडेशन सेंटर है। इसके बनाने का मेन उद्देश्य 4 थे। एक तो हमारे पास जेनेटिक डिजीज का बहुत सारा हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में हम अपने पेरेंट्स को या कोई भी गरीब बच्चे हैं जिसका हम उपचार करने में अक्षम हो रहे हैं, और भविष्य में आने वाले जो हमारा रोग है, कैसे जैसे अभी आपको कोविड हुआ, कोविड में जानकारी हमें कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा कोविड का वेरिएंट आ रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए जो भी ससेप्टेबल मशीन चाहिए होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद थे। जबकि कोविड 2020 में करीब आया है और वो चीजें हमारे पास 2006 से यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसका बनाने का 4 उद्देश्य था। मतलब सबसे पहले तो ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ जी। दर्शक हमारे समझ जाएं कि जनपद जौनपुर में ये जो जीनोम फाउंडेशन सेंटर बना वो 2006 में बना है जी। और डॉक्टर लालजी सिंह जो पद्मश्री अवार्डेड थे और फादर ऑफ सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिसर्च इन इंडिया कहा जाता है, वो थे। वो शायद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में सीसीएमबी के डायरेक्टर भी थे, और लास्ट में भटनागर फेलो और बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। जी जी। इसका मेन बनाने का पर्पज ये था कि जैसे 4 तरह के हमारे पास रिसोर्स हैं। आने वाले भविष्य में अभी हमारे शादी का पैटर्न क्या है, पंडित जी कुंडली देखते हैं। कुंडली देखते हैं। कुंडली देख के वो बताते हैं हाँ यहाँ पे हमारे 36 गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, शादी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में हमारा जीनोमिक कुंडली देखा जाएगा। मेल फीमेल का हम डेटा चेक करेंगे, इससे होने वाले कोई ऐसे म्यूटेशन जीन में तो नहीं आ गए हैं जिससे आने वाले संतानों में ऐसा रोग हो और जिसे हम क्योर न कर सकें। अच्छा, बड़ी बात आपने कही कि अभी तक आप अपने समाज में देख रहे होंगे कि लोग जो है शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं। कहते पंडित जी कुंडली देखें 3600 गुण मिल रहे हैं कि नहीं। तो अब कुंडली मिलाने की जगह जो है अब जीनोम रिसर्च फाउंडेशन सेंटर जो कलवारी का है, उसका ये दावा है कि हम ऐसा कुछ जो है कलेक्शन करेंगे इंफॉर्मेशन का ह्यूमन बॉडी का, जिसके आधार पर हम बता देंगे कि ये जो मैरिज है वो जो है सरवाइव करेगी कि नहीं, उसके आगे की जनरेशन उसमें कैसे होगी, मतलब बच्चे पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, डिजीज की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, ये आपका दावा है। जी जी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि अगर बच्चा पेट में आ गया है, हम पेट में ही उसको आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि उसको फ्यूचर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उसका बहुत सारा क्योर है, बहुत सारी चीजों का क्योर नहीं है। जैसे अगर आपको पता चल गया कि आपका होने वाला बच्चा 100% विकलांग है, उसके सारे जीन्स उस तरफ जा रहे हैं कि तो हम उसे अवॉइड करने के लिए सलाह दे सकते हैं। अच्छा, इसको हम एक बार अपने दर्शकों को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके समझा दें कि अगर 2 कपल्स की हम मैरिज प्लान कर रहे हैं तो मैरिज प्लान करने से पहले उनको आपके यहाँ आना चाहिए जी, और आप उनका डीएनए टेस्ट करेंगे, मतलब दोनों के सैंपल्स लेंगे डीएनए, और फिर उनको टेस्ट करने के बाद ये बताएंगे कि ये जो मैरिज है वो बायोलॉजिकली कॉम्पेटेबल है या नहीं है। मतलब कि इन दोनों के जो डीएनए हैं, उन डीएनए से बनने वाली जो अगली संतान होगी उसमें जो डिजीज की प्रोबेबिलिटी होगी
क्या वो जो है उसमें कोई किसी तरह का म्यूटेशन इन द सेंस किसी तरह का कोई चेंज है या नहीं? परिवर्तन, जीन में जो उत्परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। रोग कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसके दो कारण होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है। जेनेटिक फैक्टर इसलिए होता है, जेनेटिक में क्या है, जीन है हमारा, हम ATGC से बना हुआ है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन। डीएनए क्या है, डीएनए हमारा इनहेरिडेटरी है, मतलब हमें अपने माँ बाप से मिला। हमारे 23 पेयर गुणसूत्र हैं, 23 हमारे पिता से मिले हैं और 23 हमारे माता से, तो पेयर में आ गए, टोटल में 46 मिले। तो जो हमारा जनरेशन टू जनरेशन हम पास आउट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए है। तो जो भी हमारे पास से इंफॉर्मेशन है एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन तक, वो डीएनए के बेस में ही आता है। डीएनए क्या काम करता है कि एक सेल के अंदर रहेगा, सेल से डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। वही प्रोटीन सेल को सरवाइव करने में हेल्प करता है। उस प्रोटीन को बनने में अगर कोई भी जीन में अगर म्यूटेशन आया तो हमारा प्रोटीन अलग बनेगा। जो अलग प्रोटीन बनेगा शायद सेल सरवाइव ना कर पाए, टॉक्सिक हो, सेल का डेथ होने लगे, कैंसरस सेल हो सकते हैं, बहुत सारे चीज हो सकते हैं। इसलिए, और दूसरा फैक्टर है, एक तो जीन हो गया, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम कहाँ पे रह रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे दर्शक इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करें कि कितनी उपयोगिता होती है जीनोम को सीक्वेंस करने की, उनके बारे में जानने की। जैसे कि ह्यूमन जीनोम का मतलब यह है कि आपका कलर क्या है, आपकी लंबाई कितनी है, आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके जो है बॉडी की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें ही निहित है, डीएनए के फॉर्म में, डीएनए में ही। अब अगर उस डीएनए में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या इन्वायरमेंटल डिफेक्ट्स की वजह से, तो उसके कारण जो आपकी आने वाली पीढ़ी है डॉक्टर साहब, उन पीढ़ियों में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि मुझे लगता है कि जो आपने पहली बार बात कही हमारे दर्शकों से कि पंडित जी से कुंडली मिलाने की अपेक्षा अगर वो अपनी जेनेटिक कुंडली मिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा जी। और आपका ये जो रिसर्च सेंटर है, जो जीनोम फाउंडेशन सेंटर कलवारी है, ये इसी के लिए कार्य कर रहा है, बनाने का इसका मेन फोकस यही था। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और तीसरा फैक्टर ये है कि हमें बहुत सारी दवाइयां सूट करती हैं, बहुत सारी नहीं सूट करती। पेशेंट उसमें बहुत डेथ हो जाते हैं न सूट करने की वजह से। तब फ्यूचर में क्या है कि अभी हमें पर्सनलाइज मेडिसिन चलेगा। हमारा जीनोमिक डेटा देखने के बाद ही हमें उस टाइप का दवा दिया जाए, जैसे ब्लड ग्रुप है ऐसे ही ग्रुप वाइज किया जाएगा जीनोम को, जिससे पर्सनलाइज मेडिसिन का निर्माण होगा। उस मेडिसिन में हमें कोई दवा जो वही दिया जाएगा जो हमें सूट करेगा। तो दवा का रिएक्शन, ये सारी चीजें उसमें खत्म होगी, न के बराबर होंगी। और चौथा है क्राइम के एस्पेक्ट में, आपको पता ही है कि कहीं भी हम गए, कोई भी सस्पेक्ट, हमारा बाल, हेयर, कुछ भी, नाखून, थूक, कुछ भी मिल गया कहीं भी, तो हम पकड़े जाएंगे इजिली उस डीएनए से। तो उसका क्योर यही है कि हम इस चार चीजों पे फोकस करके इस लैब को फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से लगभग बंद ही पड़ा था। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ने 2006 में जब इसको, डॉक्टर लालजी सिंह जी ने जब इसको एस्टेब्लिश किया, उसके बाद से जो है अभी तक जो है किस तरह के कोई क्या गवर्नमेंट फंडिंग भी आपको मिली है कभी? हाँ, गवर्नमेंट 3 हमारे पास प्रोजेक्ट थे स्टार्टिंग में, वो 2012 या 14 तक चले हैं पूरे। और यहाँ पे लोकल हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग हम एक सर्वे किए हैं। उस प्रोजेक्ट के थ्रू सर्वे में आइडेंटिफाई किया गया है कितने शुगर के पेशेंट हैं, कितने हार्ट के पेशेंट हैं, कितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं, उस पे काम चल रहा है अभी भी। अच्छा, तो जैसे ये इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से, तो ये क्या पूरी तरीके से प्राइवेटली फंडेड, यानी कि आपका खुद का है सारी चीजें? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये किसी का पर्सनल नहीं है, एक कमेटी है। और उस कमेटी में पूरा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू इसको रन किया जा रहा है, जीनोम फाउंडेशन। इसमें देश के माने जाने वैज्ञानिक और आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन सर इसके चेयरमैन है। अच्छा, हाँ, ये काफी अच्छा एस्टेब्लिश है। इसका मेन सेंटर हैदराबाद में है और वो काफी अच्छे इकाई है ये। हाँ, एक उसका को सेंटर है, रूरल सेंटर। जौनपुर में इस तरह के रिसर्च सेंटर के बारे में शायद ही आपने अभी तक जाना हो, बहुत कम लोग इसके बारे में परिचित होंगे। हमारा मेन मोटो आज के इस वीडियो में यही था कि हम दिखाएं कि आखिर ये रिसर्च सेंटर क्या कुछ कर रहा है समाज के लिए,
क्या उसकी आगे की जो योजनाएं हैं अभी, अब आगे जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं कमिंग फ्यूचर में, जो अभी आगे उस पर रिसर्च चल रही है, कुछ अगर दर्शकों को बताना चाहें। जी, अभी हमारे यहाँ बेसिकली रिसर्च ट्रेनिंग का ही काम हम कर पा रहे हैं। थोड़ा सा फंड और गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होने की वजह से हम पूरी तरह से इसको नहीं चला पा रहे हैं। और जैसे फंड के लिए हमने अप्लाई किया है, जैसे फंड आ जाएगा तो रिसर्च का काम तो थोड़ा सा और तेजी से चलेगा। बाकी यहाँ पे रूरल एरिया में बच्चों को अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम ये हम साल में कई बार करते रहते हैं। रिगार्डिंग इंटर के बच्चे हो गए, बीएससी के हो गए, एमएससी के हो गए, जो भी हैं। और रूरल एरिया में एक थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया है। अभी ये सारा चीज जेनेटिक ही था, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि खाएंगे तो ही आगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो हम एग्रीकल्चर को अभी लास्ट मंथ हमने कोलैबोरेट किया है बहुत सारी कंपनियों से, जो कि पेस्टिसाइड वगैरह ये सब बना रहे हैं। और पूसा से भी हमारा थोड़ा सा अभी कोलैबोरेशन का चल रहा है, और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लोकल में हम एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा नहीं बेहतर है। कुल मिलाकर के जो ये सेंटर है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे एक चीज हमारे दिमाग में और आगे उसको भी पूछ लेते हैं। अभी कोरोना का एक कोविड जब 19 आया था, तो उसमें देखा होगा कि आपने किस तरीके से जो है वैक्सीन्स डेवलप की गई, वो सब देन इसी की रही। हम लोग रिसर्च सेंटर जो इस तरह के रहे, उन्हीं रिसर्च सेंटर की। मेडिकल साइंस की तो जरूरत बाद में आती है, जब इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती है तब मेडिकल साइंस काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी जैसे मुझे लगता है कि यूपी में अगर खास करके देखें तो बायोटेक्नोलॉजी से रिसर्च से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो है, तो लेकिन उस तरह की फंडिंग ना तो गवर्नमेंट की तरफ से वहां मिल पाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा, न ही जो स्कॉलर्स वहां से निकल रहे हैं उनको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ मिल पा रहा है रिसर्च के लिए। तो आपका क्या मानना है कि क्या जो बायोटेक्नोलॉजी खास करके है, रिसर्च जो है, उसमें कुछ अलग करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, कुछ करना चाहिए उसमें कुछ बेहतर? हाँ, वो तो है। सरकार तो अभी काफी हद तक थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करती है, बट फंडिंग अभी जैसे CSIR, ACI, एग्रीकल्चर का अभी थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। ICR वगैरह का मैं CSIR में ही काम किया हूँ पिछले 10 सालों से, तो अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे सब US सेटल्ड हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे कम सुविधा की वजह से हम पूरा फोकस नहीं कर पाते अपने रिसर्च को। और उस तरह का अभी यहाँ पे थोड़ा सा यूपी में माहौल, जबकि CSIR की 4 लैब लखनऊ में है। लखनऊ तो सेटल्ड है, बट अदर रूरल एरिया, अदर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का कोई लैब नहीं है। कहीं भी रिसर्च का कुछ भी माहौल नहीं है। गिने चुने 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जो ठीक ठाक रिसर्च ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट बाकी जगहों पे तो खत्म है। जैसे BHU है, थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और मेरठ है। बाकी और जगहों पे आप गिने चुने 80 डिस्ट्रिक्ट में 1-2 डिस्ट्रिक्ट ही हैं जो रिसर्च पे थोड़ा सा फोकस है। अच्छा, दर्शकों को हमारे बता दे थोड़ा सा, ये जो कोरोना में जो वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके, वो खास करके इसी तरह की कुछ रिसर्च की देन रही होगी। तो अगर कुछ ब्रीफ उसके बारे में कर सकें ताकि दर्शकों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे आपकी उपयोगिता हो सकती है उसमें। जैसे अभी उसमें तो वैक्सीन का तो एक अलग ही साइंस है। और कोविड में क्या हुआ कि बहुत सारे वेरिएंट आते गए। जो वायरस था अपने आप को चेंज करता चला गया। उसको चेंज कर, वो कौन सा वेरिएंट आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना पड़ा। तो उस सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई, उस जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे सारे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने वेरिएंट अभी तक कोविड के हुए। वही मैं हमारे पास जीनोम सीक्वेंसर है। सीक्वेंसर का काम क्या है कि हमारे जितने न्यूक्लियोटाइड हैं, जो डीएनए है, उसको वो सेंगर सीक्वेंसर है हमारे पास। लगभग इसका प्राइस 1,20,00,000 तब का था 2006 में। वो यहाँ पे है और वर्किंग कंडीशन में है। अच्छा। उससे हम 1000 न्यूक्लियोटाइड एक बार में 1000 न्यूक्लियोटाइड तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस जीन में कौन सा म्यूटेशन है, क्या है, कैसे है, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग जो लैब है यहाँ पे, इसका उपयोग आप कोविड-19 से भी कोरिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो कोरोना वायरस था, उस वायरस में जितने भी सीक्वेंस रहे होंगे, जो डीएनए के सीक्वेंसेस रहे होंगे, उस डीएनए सीक्वेंस का कौन सा स्पेसिफिक पार्ट डिजीज काज करता होगा, उसके बारे में जानना और उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन बनाना जो वैक्सीन का, जिसका काम जो है वैक्सीन कर रही थी। तो कुल मिलाकर के ये जो रिसर्च सेंटर इतना बड़ा आप देख रहे हैं, इसका भी काम कितना महत्वपूर्ण था। उम्मीद है कि अगर इस लैब के जरिए कुछ यहाँ से कुछ और भी चीजें निकलेंगी जिसके लिए जरूरत होगी,
खास करके फंडिंग की। और अगर वो फंड यहाँ मिलेगा तो निसंदेह डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि यहाँ से भी कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी आगे इन फ्यूचर। हाँ, थोड़ा सा वो भी है फ्यूचर का। और इस यहाँ से ही डॉक्टर लालजी सिंह पूरे देश में भारत का नाम रोशन किए, पूरे दुनिया में। हम यहाँ से एक नया जनरेशन तैयार करने का निसंदेह कोशिश कर रहे हैं कि वो जाएं और पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएं, भारत का विज्ञान और आधुनिक विज्ञान में अपना उपयोगी। ये डॉक्टर साहब की फोटो है, एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि डॉक्टर साहब की फोटो पर जूम करके दिखाएं, जो है डॉक्टर लालजी सिंह पद्मश्री, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंडिया। एक केस था जो पैटर्नल डिस्प्यूट्स को लेकर के था, शायद उन्होंने ही सॉल्व किया था उसको। बहुत सारे नैना साहनी, राजीव गांधी, शायद ये एनसीईआरटी में भी जिक्र है क्या है इनका। जी। तो इसलिए मुझे याद आ रहा है। आप देखिए इधर एक कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार डॉक्टर साहब की फोटो को दिखाएं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ बहुत क्लोज उनकी तस्वीर है। दर्शक एक बहुत बढ़िया लुक देख सकते हैं कि किस तरह के इस जौनपुर की जो धरा, वहां से निकले जो साइंटिस्ट हैं वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन किए और अपने अब पैतृक स्थान कलवारी में उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है लैब सेटअप किया, जीनोम रिसर्च फाउंडेशन सेंटर, जिसका जो पूरी तरह से प्रतिनिधित्व इसमें डॉक्टर जो है आशीष जी कर रहे हैं।